Rahim. Today's topic of discussion is past paper revision of basic bacteriology या जनरल बैक्टीरियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन को और उनकी रिवीजन करते हुए हम लेविंसन माइक्रोबियोलॉजी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है, पता नहीं आपको इस मोबाइल में नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो वो है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग्स, गिव एग्जांपल्स। तो इसका जवाब मुझे मिलेगा एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स रेजिस्टेंस 85। तो यहाँ पे मैंने 4 मैकेनिज्म लिखने हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाती है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। ठीक है, तो वो 4 मैकेनिज्म क्या है? तो बैक्टीरिया के पास 4 मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेती है ड्रग्स के खिलाफ। तो पहला मैकेनिज्म ये है कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीबायोटिक्स को या ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन और कार्बापिनेम। तो ये जो 3-4 एंटीबायोटिक्स होती हैं इनको बोलते हैं बीटा लैक्टम। वाई इट इज़ बीटा लैक्टम? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर, इन ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलता है। अब इन एंटीबायोटिक के अंदर बीटा लैक्टम रिंग है, इसको तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं बीटा लैक्टेमेस। और ये बीटा लैक्टेमेस असल में पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होता है। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन और बैक्टीरियोग्लाइकेन की दरमियान एक स्पेस होती है, इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक हो गया, ये आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी। आउटर मेम्ब्रेन ये पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये वाली पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और इसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? बीटा लैक्टेमेस एंजाइम। और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस आपको कहाँ देखने को मिलती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ठीक हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम आगे चलते हैं, तो इनके मैकेनिज्म को पढ़े थे। तो पहला मैकेनिज्म है ड्रग्स को इनएक्टिवेट कर देना, और इसकी एग्जांपल होगी कि बीटा लैक्टेमेस एंजाइम के जरिए ड्रग्स को क्लीवेज कर देना। दूसरा कि बाज़ वक़्त जो ड्रग्स ने बैक्टीरिया के जिस टारगेट के ऊपर जाके बाइंड करना है, मिसाल के तौर पर किसी ड्रग्स ने बाइंड करना है 30S RNA पर, किसी ने बाइंड करना होता है DNA गायरेज के ऊपर, किसी ने बाइंड करना होता है RNA पॉलीमरेज। तो बैक्टीरिया अपने जो ड्रग के टारगेट होते हैं उन्हीं को ही मॉडिफाई कर लेती है। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल किस तरह से आएगी कि जो पेनिसिलिन है जिस प्रोटीन पे बाइंड करना है उसको बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, ठीक हो गया, तो फिर इसके किस ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाएगी? पेनिसिलिन। दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि उस जीन जो प्रोटीन होती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट में, उसके जीन में म्यूटेशन आ जाना 30S राइबोसोमल सब यूनिट। और इसकी रेजिस्टेंट ड्रग कौन सी होगी? अमाइनो ग्लाइकोसाइड, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोमाइसिन। हम स्ट्रेप्टोमाइसिन हम पढ़ते थे जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करते थे बैक्टीरिया के अंदर। तीसरा मैकेनिज्म ये है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसमें जो एलानिन पोर्शन होता है उसको लैक्टेट से रिप्लेस कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वेनकोमाइसिन के खिलाफ। चौथा मैकेनिज्म ये DNA गायरेज, और हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स होती हैं जो DNA गायरेज पर, जिसको बोलते हैं DNA टोपो आइसोमरेज 2, उसके जीन में म्यूटेशन आ जाए तब वो क्यूनिलीन के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर RNA पॉलीमरेज में आ जाए तो वो रिफेम्पिन, और अगर कैटालेज पेरोक्सीडेज तो आइसोनियाजाइड। ठीक हो गया, तो इस तरह से दूसरा जो मेन मैकेनिज्म होता है वो होता है कि बैक्टीरिया ड्रग के टारगेट को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। तीसरा मैकेनिज्म ये है कि किसी ड्रग ने बाहर से अंदर की तरफ यानी बैक्टीरिया के अंदर मूव करना होता है, और मूव करने के लिए जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं पोरिन्स। तो जो बैक्टीरिया वो परमेबिलिटी को ही कंट्रोल करता है। ठीक है, परमेबिलिटी को कम कर दे, मिसाल के तौर पर जो पोरिन्स है उनकी तादाद को ही कम कर दे। जो पोरिन प्रोटीन होते हैं इनके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ये किन के ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? पेनिसिलिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और दूसरी ड्रग्स। इन शॉर्ट जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस आती है वो बीटा लैक्टेमेज से भी आ सकती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसके जीन में म्यूटेशन की वजह से भी आ सकती है, पोरिन प्रोटीन की वजह से भी आ सकती है। जबकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस आ सकती है उसका मैकेनिज्म ये हो सकता है कि जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट, यहाँ पे जो प्रोटीन इसका जीन में म्यूटेशन, या फिर पोरिन प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन। चौथा मैकेनिज्म ये है कि जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स अगर सेल के अंदर एंटर हो भी गई है तो इनको एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पंप, जिसको MDR पंप बोलते हैं या फिर इफ्लक्स पंप। वाई इट इज कॉल्ड इफ्लक्स पंप? बिकॉज ये बाहर पंप कर देता है। असल में ये प्रोटोन को अंदर ले जाता है, ठीक है, और प्रोटोन के एक्सचेंज में बाहर दूसरी एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स को बाहर भेज देता है। ठीक है, प्रोटोन अंदर आते हैं, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स बाहर जाती है। इसकी एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स और क्विनिलोन्स। मतलब इन शॉर्ट क्विनिलोन्स का भी 2 मैकेनिज्म लिखे हुए हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ था DNA गायरेज वाला, और दूसरा आपको नजर आएगा एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम
बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आती है वो जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से भी आ सकती है और नॉन जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से भी आ सकती है। तो जेनेटिक बेसिस होती है रेजिस्टेंस की, वो आपको क्रोमोसोमल मीडिएटेड रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकती है, प्लाज्मिड मीडिएटेड भी और ट्रांसपोसोन मीडिएटेड भी। जबकि नॉन जेनेटिक बेसिस की बात करते हैं तो जो नॉन जेनेटिक बेसिस आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा कि जो बैक्टीरिया वाल ऑफ भी बना सकते हैं एब्सस कैविटी में, जिसकी वजह से ना मैंने बैक्टीरिया एक दीवार बना ली, एक्सटर्नल दीवार बना ली, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाएगी। या फिर बैक्टीरिया रेस्टिंग स्टेट में हो। ये तीसरा ये मैकेनिज्म हो सकता है कि अगर हम जो एंटीबायोटिक जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करती है हम उसी को ही उड़ा दें, जिस तरह पेनिसिलिन सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती है तो फिर सेल वॉल को ही रिमूव कर दें। चौथा ये हो सकता है कि अगर फ़ॉरेन बॉडी इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह जो सर्जिकल इम्प्लांट्स, कैथीटर मटीरियल, तो उनमें बैक्टीरिया चले जाए और अपनी रेजिस्टेंस बना ले। और पांचवा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमने ड्रग्स की गलत डोज़ दे दी या फिर इनएप्रोप्रिएट डोज़ दे दी, तो उसके खिलाफ भी बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस आ सकती है। तो फिर इनएप्रोप्रिएट डोज़, फ़ॉरेन बॉडीज़ और रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स, रेस्टिंग स्टेट और इसके अलावा वॉलिंग ऑफ, ये नॉन जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं इसके बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस के। अगर हम पल्स की बात करते हैं, पल्स यानी समरी की, तो फिर 4 मैकेनिज्म कौन-कौन से लिखे हुए हैं? एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, इसके अंदर एग्जांपल मिलती है पेनिसिलिन की, मॉडिफिकेशन और ड्रग्स टारगेट। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं रिफेम्पिन की, तो रिफेम्पिन ने राइबोसोमल कहा था और 30th राइबोसोमल सब यूनिट पे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को देखते थे, ठीक है। इसके बाद रिड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे पोरेंस की एग्जांपल है, एक्टिव एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। अब मैंने आपको कहा था कि जो ड्रग की रेजिस्टेंस होती है वो दो वजह से हो सकती है, जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक कॉजेज की वजह से और नॉन जेनेटिक कॉजेज की वजह से। जेनेटिक कॉजेज या तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से, या प्लाज्मिड की या ट्रांसपोसोन के जीन की म्यूटेशन की वजह से हमें देखने को मिल सकते हैं। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से या तो ड्रग का टारगेट चेंज हो सकता है कि ड्रग बाइंड नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर यह हो सकता है कि मेम्ब्रेन चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से ड्रग पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, ठीक हो गया। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन किस तरह से काम करती है, या तो टारगेट को चेंज करके या फिर परमिएबिलिटी को चेंज करके। दूसरा जो प्लाज्मिड होती है, प्लाज्मिड हमने पहले फंक्शन पढ़ा था कि प्लाज्मिड के अंदर ड्रग रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन जो ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बहुत सारी ड्रग्स को अफेक्ट करती है, जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन वाली रेजिस्टेंस ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, लो फ्रीक्वेंसी वाली होती है और किसी एक ही ड्रग की फैमिली को अफेक्ट करती है। तीसरा क्या बात हमने पढ़ा था, ट्रांसपोसोन ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से दूसरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम या एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से प्लाज्मिड या एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड की तरफ जंप करते रहते हैं, ठीक हो गया। और ट्रांसपोसोन के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। और बहुत सारे जो आर प्लाज्मिड होते हैं, व्हाइट इज कॉल्ड आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, जिसके अंदर हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देखने को मिलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसपोसोन देखने को मिल सकते हैं। अब स्पेसिफिक मैकेनिज्म को देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंट होती है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन की, उसके 3 मैकेनिज्म होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला था डिग्रेडेशन बाय बीटा लैक्टेमेज, दूसरा था म्यूटेशन इन द जीन फॉर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, तीसरा था रिड्यूस परमिबिलिटी वाया पोरिन्स। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, पहला वाला, डिग्रेडेशन बाय बीटा लैक्टेमेज। जबकि वेनकोमाइसिन का हमने पढ़ा था कि जो पेप्टिडोग्लाइकिन होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन के अंदर डी एलानिन, इसमें जो एलानिन वाला पोर्शन होता है वो रिप्लेस हो जाता है लैक्टेट के साथ, तो बन जाता है डी एलानिन लैक्टेट, जिसकी वजह से वेनकोमाइसिन बाइंड नहीं कर सकती। तीसरा जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है, यहाँ पर हमने दिखाया था कि अमाइनोग्लाइकोसाइड का 2 मैकेनिज्म तो हमने पहले से पढ़ लिया था कि पहला था स्ट्रेप्टोमाइसिन का कि जो म्यूटेशन होती है उस प्रोटीन में जो 30th राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर होती है, 30th राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर, तो उसके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि हम जो म्यूटेशन होती है उस जीन में जो किसी 30th राइबोसोमल प्रोटीन को इनकोड करता है। दूसरा हमने पढ़ा था पोरिन्स वाला मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म पढ़ा था, पोरिन्स वाला, ठीक है, कि म्यूटेशन हो जाते हैं पोरिन प्रोटीन में। और एक मैकेनिज्म यहाँ पे नया वाला लिखा हुआ है, उसको आपने इस तरह से याद रखना है, PAA, पी से मुराद फॉस्फोरिलेशन, ए से एडिनाइलेशन, ए से एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे ये होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनकी फॉस्फोरिलेशन, एडिनाइलेशन और एसिटाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है।
और ये एंजाइम प्लाज्मिड में कोड किए हुए होते हैं। ठीक हो गया। तो 3 मैकेनिज्म जिसकी वजह से अमाइनोग्लाइकोसाइड या स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है। पहला मैकेनिज्म है कि जो मॉडिफिकेशन होती है ड्रग्स की बाय फॉस्फोरिलेशन, एडिनाइलेशन एंड एसिटाइलेशन ऑफ एंजाइम्स। दूसरा मैकेनिज्म था पोरिन प्रोटीन और जो तीसरा मैकेनिज्म था म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग 30S राइबोसोमल प्रोटीन। अब टेट्रासाइक्लिन का हमने देखा था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पंप से। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ये वाला टेट्रासाइक्लिन वाला इफ्लक्स पंप के जरिए। तो टेट्रासाइक्लिन का या तो रिड्यूस परमेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, परमेबिलिटी का, और या तो ये भी हो सकता है कि जो इसके एक्टिव एक्सपोर्ट हो रही है, एक्टिव एक्सपोर्ट। अब इरिथ्रोमाइसिन का हमने यहाँ से देखा था, आई थिंक इरिथ्रोमाइसिन ही देखा था कि इरिथ्रोमाइसिन होती है, इसके क्या रेजिस्टेंस इस वजह से आती है कि प्लाज्मिड ऐसा एंजाइम कोड करता है जो 23S राइबोसोमल आरएनए को मिथाइलेट कर देता है। क्योंकि जो इरिथ्रोमाइसिन होती है इसने 23S राइबोसोमल आरएनए पे बाइंड करके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करना है। तो जो प्लाज्मिड होता है जिसके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो वह एक ऐसे एंजाइम कोड करता है जो 23S राइबोसोमल आरएनए को मिथाइलेट कर देता है। मिथाइलेशन की वजह से इरिथ्रोमाइसिन बाइंड नहीं कर सकती। ठीक हो गया। अब सल्फोनामाइड हम पढ़ चुके थे, ये भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पंप की वजह से, एक्टिव एक्सपोर्ट पंप की वजह से, रेजिस्टेंट टू क्विनेलोन हमने कहा था कि जो म्यूटेशन होती है उस जीन के अंदर जो कोड करता है बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को, किसको करता है, बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को। इसके बाद रेजिस्टेंट टू रिफैम्पिन हमने कहा था कि जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, और इसने रिफैम्पिन ने ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करना था, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमरीली जो म्यूटेशन होती है उस जीन में जिसने आरएनए पॉलीमरेज को इनकोड करना है, तो फिर उस जीन में म्यूटेशन की वजह से जो रेजिस्टेंस आ जाती है रिफैम्पिन के अगेंस्ट। और लास्ट है आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड के अंदर बैक्टीरियल पेरोक्सीडेज या बैक्टीरियल कैटालेज वो क्या करता है, वो आइसोनियाजाइड को कन्वर्ट करा देता है उस मेटाबोलाइट के अंदर। ठीक हो गया, जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। नॉर्मली जो बैक्टीरियल पेरोक्सीडेज होता है वो उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बैक्टीरियल पेरोक्सीडेज को, कैटालेज को ही इनहिबिट कर देते हैं, तो फिर आइसोनियाजाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस का। अब है नॉन जेनेटिक कॉजेज ऑफ बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। नॉन जेनेटिक बेसिस का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनमें जो रेजिस्टेंस आई है उसका जेनेटिक रोल कुछ भी नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया एक्स्ट्रा जेनेटिक रोल के जरिए काम कर रहा है। किस तरह से कि बैक्टीरिया उस एरिया को या उस स्ट्रक्चर को जिसके खिलाफ एंटीबायोटिक काम करते हैं उसी को रिमूव कर दे। ठीक है, या कोई फॉरेन बॉडी हो जाए वो भी जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दे, या फिर वॉलिंग ऑफ हमें देखने को मिले, या रेस्टिंग ग्रोइंग स्टेज हमें देखने को मिले, तब भी हमें नॉन जेनेटिक बेसिस वाली रेजिस्टेंस देखने को मिलती होती है। अब हम इसके बाद दो तरह की एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग को देखते हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है या कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडन। कुछ ऐसी होती है जिसने बैक्टीरिया को ओवरऑल किल कर देना, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडन। सॉरी, ऊपर वाले को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, नीचे वाले को बोलते हैं बैक्टीरियोसिडन। तो जो मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, इनहिबिटरी का मतलब इनहिबिट कर देना, तो ये वो कम से कम कंसंट्रेशन है जो रिक्वायर होती है ड्रग की ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। वो कम से कम कंसेंट्रेशन ड्रग की जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके। जबकि दूसरा है मिनिमल बैक्टीरियासिडल कंसेंट्रेशन। ये वो कंसेंट्रेशन है ड्रग की जो बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक है, कम से कम कंसेंट्रेशन चाहिए, और ये बैक्टीरियासिडल कंसेंट्रेशन होती है कुछ कंडीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एंडोकार्डियाइटिस। ठीक हो गया, एंडोकार्डियाइटिस का मतलब होता है एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन। इसके बाद देख लेते हैं साइनर्जिस्ट इफेक्ट। साइनर्जिस्ट इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम दो एंटीबायोटिक को या दो ड्रग को मिलाएं, तो दो ड्रग को मिलाने के बाद जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है, वो तकरीबन इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम इंडिविजुअल ड्रग भी देते तब इतना ज़्यादा ना देखने को मिलता। तो मतलब कंबाइंड इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इफेक्ट। इसका मेन एग्जाम्पल यही होती है कि अगर पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें किसके ऊपर, एंटीराकोकाई के ऊपर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू एंटी बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस का। ठीक हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना है, और चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।